Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is general defenses. There are certain circumstances and situations where even if there is a tort happened or let's say an injury has occurred or a damage has occurred, it will still not be constituted as a tort. And without further ado, let's look into the PPT. So now let's jump into the PPT, that is general defenses. Firstly, let's look at the meaning of general defense. Whenever a case is brought against the defendant for the commission of a tort and all the essential elements of that wrong are present and defendant would not be held liable for the same. Even in such cases, the defendant can avoid his liability by taking the plea of defenses available under the law of torts. Some defenses are particular relating to some offenses. In the case of defamation, the defenses are available are fair comment, privileges and justification, etc. यहाँ पे ये बोला गया है कि in any given case of tort, there are certain chances and there are certain scenarios कि जहाँ पे defendant अगर खुद क्लीन चिट लेना चाहता है तो वो ले सकता है. उसका कैटेगराइजेशन हो चुका है कि कौन कौन से कैटेगरीज के अंदर या कौन कौन से सिनारियोज के अंदर कोर्ट ये मानेगा कि इसमें डिफेंडेंट की गलती नहीं है, उसको एक एक्सेप्शन ग्रांट किया जा सके. जैसे कि यहाँ पे नीचे डिफेमेशन का एक एग्जांपल दे के रखा है कि जैसे कि हमारा सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 है कि जिसके अंदर टोटल 10 एक्सेप्शंस दे के रखे हैं कि इस केसेस के अंदर उस चीज़ को हम डेफेमेशन नहीं मानेंगे. तो यहाँ पे भी यही बोला है कि अगर कोई डेफेमेशन एक फेयर कमेंट है या फिर वो कोई प्रिविलेज है या तो कोई जस्टिफिकेशन है तो उसे हम ऑफेंस या फिर टॉर्ट में कंसिडर नहीं करेंगे. Defenses of tort or justification of torts. There are various defenses for various torts. For example, defamation is defended by the defense of justification of truth. However, there are some general defenses that apply to every tort. When the plaintiff takes legal action against the defendant can take any of the following defenses and avoid being held liable. यहाँ पे भी यही बोला है कि डिफेंडेंट कोई भी ले सकता है जो 10 एक्सेप्शंस दे के रखे हैं वो एग्जैक्टली अभी पीपीटी के अंदर शो नहीं कर पाऊंगा मैं, बट जो 10 दे के रखे हैं वो उसमें से कोई भी जगह पे वो जाके बोल सकता है कोर्ट को कि इट वाज अ जस्टिफिकेशन और इट वाज अ ट्रूथ और इट वाज अ फेयर कमेंट. तो कोर्ट बोलेगा कि भाई ये डेफेमेशन नहीं है. उसके बाद आते हैं जनरल डिफेंसेस. तो यहाँ पे पहले 4 देखे रखे हैं. फर्स्ट इज वॉलेंट नॉन फिट इंजुरिया, सेकेंड इज प्लेंटिफ इज द रॉन्ग डूअर, थर्ड इज इनएविटेबल एक्सीडेंट, fourth will be the act of God, fifth is private defense, sixth is necessity, seventh is mistake and eighth is statutory authority. So यहाँ पे इन टोटल हमारे पास 8 टाइप के जनरल डिफेंसेस है जो कोई भी एक डिफेंडेंट पर्टिकुलर मैटर के अंदर यूज करके एक क्लीन चिट ले सकता है. सबसे पहला है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, जिसमें बोला है डिफेंस ऑफ वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया मीन्स that the plaintiff has voluntarily assumed the risk of injury or harm. The defendant can argue that the plaintiff was aware of the risk involved in the activity and willingly accepted it. Therefore, cannot claim the damages for any harm suffered as a result. यहाँ पे यही बोला गया है that कोई भी इंसान अगर voluntarily कोई भी एक्टिविटी करता है कि जिसकी वजह से उसको किसी भी प्रकार का हार्म होता है तो उसके लिए वो कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकता. जैसे कि कोई बंदा विलिंगली एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर उतरता है, ठीक है, उसके बाद उसको फिज़िकली कोई समझ लो कोई फ्रैक्चर हो गया या फिर ऐसा कोई इंटरनल डैमेज हो गया उसका बॉडी पार्ट कि अब वो बॉक्सिंग नहीं कर सकता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके सामने जो उसका ओपोनेंट था वो उसके ऊपर केस करके कॉम्पनसेशन ले सकता है. यहाँ पे ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया का रूल एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहाँ पे इसके 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं. फर्स्ट इज द प्लेंटिफ मस्ट हैव वॉलंटरीली एंड नोइंगली अज्यूम द रिस्क ऑफ हार्म और इंजरी. अभी ये कॉमन सेंस का यहाँ पे पार्ट आता है दैट अगर हम लोग किसी भी बॉक्सिंग रिंग के अंदर उतरते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें उतना अंदर से ऐसा होना चाहिए दैट कि अगर मैं बॉक्सिंग रिंग में उतरता हूँ, अगर मैं बॉक्सिंग करने वाला हूँ तो मुझे चोट लगेगी ही.
ठीक है, अगर ये चीज़ का ये पर्टिकुलर मैगजीन को फॉलो करने के लिए होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, द प्लेंटिव मस्ट हैव बीन अवेयर ऑफ द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क, की जो भी बंदा है जिसको इंजरी होने वाली है, जिसको इंजरी हुई है, उसको वो चीज़ का नेचर एंड एक्सटेंट पता होना चाहिए कि मुझे किस हद तक की इंजरी हो सकती है या फिर वो कितनी ग्रेव हो सकती है। थर्ड इंग्रेडिएंट यहाँ पे ऐसा बोला कि द प्लेंटिव मस्ट हैव कंसेंटेड टू द रिस्क, कि प्लेंटिव का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे वो एक एक्सप्रेस कंसेंट भी हो सकता है या इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस कंसेंट का मतलब ये होता है दैट आप सामने से बोलते हो, आप साइन लैंग्वेज में या तो फिर आप अपने मुंह से बोलते हो कि येस आई एम विलिंग टू गो इनटू द बॉक्सिंग रिंग। वेयरएज इम्प्लाइड कंसेंट का मतलब ये होता है कि आप इनडायरेक्टली कंसेंट देते हो, जैसे कि कहीं भी आप साथ में चलते हो या कोई इशारा करते हो कि हाँ चलो जाते हैं बॉक्सिंग रिंग के अंदर, या तो फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो दैट आई वांट टू बी इन दिस पर्टिकुलर फाइट। तो उन सभी सिनेरियोज के अंदर वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी लगेगा और सामने वाले को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद उसका वापस एक हमने इलस्ट्रेशन लिया है। अ प्रोफेशनल रेसलर जॉन टेक्स पार्ट इन रेसलिंग मैच ड्यूरिंग द मैच he sustains a severe injury. However, he cannot claim damages for the injury sustained because he knew the risk involved and the activity and voluntarily participated in. अगर कोई भी चीज़ में हम वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करते हैं तो उस चीज़ के लिए हम डैमेजेस नहीं मांग सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका केस लॉ दे के रखा है, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब। द प्लेंटिफ अटेंडेड अ कार रेसिंग इवेंट हेल्ड ऑन द डिफेंडेंट्स ट्रैक. During the race, two cars collided and one of them was thrown into the spectator area, injuring the plaintiff. The court found that the plaintiff knowingly assumed the risk of attending the race as possibility of such an injury was foreseeable. As a result of the defendant was not held liable for the plaintiff injuries. आप कोई भी रेस ट्रैक का एग्जाम्पल ले लो, या कहीं पे भी एक ऑफिशियल कार रेस या ऑफिशियल बाइक रेस होती है तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर व्हीकल्स काफ़ी हाई स्पीड में चल रहे होते हैं। उनकी एवरेज स्पीड 200 और 250 किलोमीटर्स पर आवर की होती ही है। अभी अगर वो पर्टिकुलर चीज़ की वो पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर कोई भी मिसहैप या कोई भी एक्सीडेंट होता है तो इट इज़ लाइकली टू कॉज डैमेजेस टू सम एक्सटेंट एट द स्पेक्टेटर स्टैंड, क्योंकि स्पेक्टेटर स्टैंड रेस ट्रैक से काफ़ी नज़दीक होता है। तो बाइक के पार्ट्स है तो फिर पूरी की पूरी कार काफ़ी सारे रेस ट्रैक के ऊपर स्पेक्टेटर पे गिर जाती है। यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि हॉल को वो चीज़ उसके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर मैं रेस देखने जा रहा हूँ, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मेरे ऊपर गिरेगा ही, इसलिए यहाँ पे डिफेंडेंट को लायबल नहीं करा गया था। उसके बाद आ जाते हैं प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। देयर इज अ मैगजीन एक्सटेल्पी कॉजा नॉन ऑरेटर एक्शियो विच सेज दैट द फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेस। अगर आप कोई भी गलत काम कर रहे हो उसकी वजह से आपके ऊपर कोई डैमेज हुआ तो कोई भी एक्शन बनता नहीं है। The defense of the plaintiff, the wrongdoer means that the plaintiff was also responsible for the harm or the injury suffered. The defendant can argue that the plaintiff's actions contributed to the harm suffered and therefore they should not be held liable for the damages. यहाँ पे ही बोला है कि अगर प्लेंटिफ ने खुद कुछ गलती करी है जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई इंजरी हुई है तो उसके लिए डिफेंडेंट सोली लायबल नहीं है फॉर द डैमेजेस। इसके यहाँ पे दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। द प्लेंटिफ मस्ट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द हार्म और इंजरी सफर्ड, यहाँ पे उसका कोई भी प्रकार का एक कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सेकेंडली, द प्लेंटिफ्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हार्म मस्ट बी सिग्निफिकेंट, कि वो पर्टिकुलर चीज़ कोर्ट के सामने प्रूफ होनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज प्लेंटिफ ने कुछ गलती किया, कोई गलत काम किया, उस वजह से इस हद तक का डैमेज हुआ है। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। टॉम इज ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड एंड कोलाइड्स विद द कार ड्रिवन बाय माइक. Both Tom and Mike suffered injuries. However, Tom can argue that Mike was also at fault as he was driving at an excessive speed, and therefore he should not be solely responsible for the damages. ये सब चीज़ों को अगर हम लोग एक रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से देखें, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो कि मेले लगते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी राइड्स होती हैं, रोलर कोस्टर्स होते हैं, अगर वो पर्टिकुलर जगह पे हमको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे के रखें कि आप किसी भी राइड के अंदर बैठ रहे हो तो आपको सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी है, आपको खड़ा नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी रोलर कोस्टर के अंदर एक बंदा बैठा है, वो उसने वहाँ पे सीट बेल्ट नहीं पहनी है, प्लस वहाँ पे गाइड ने बोला था कि आपको खड़ा नहीं होना है, अदरवाइज़ आपको काफ़ी सारी इंजरीज हो सकती है। ये पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जब वो पर्टिकुलर रोलर कोस्टर चालू हुआ तब वहाँ पे ड्यू टू सम अमाउंट ऑफ जर्क एक बंदा उछल के गिर गया नीचे। अभी
बाकी सब लोगों को भी थोड़ी बहुत इंजरीज आई थी, ऐसा भी नहीं कि किसी को नहीं आई थी, क्योंकि वो सडन ब्रेकिंग की वजह से सबका सर आगे रेलिंग पे टकरा गया था। बट यहाँ पे भी यही सीन बनेगा दैट पर्टिकुलरली उनको बोला गया था कि आपको खड़े नहीं होना है, आपको सीट बेल्ट पहनना है। अगर आप जानबूझ के ये सब चीज़ें इग्नोर कर रहे हो, उसके बाद आपके साथ कोई गलत चीज़ होती है, आपको कुछ डैमेज होता है, तो उसके लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं रहेगा। उसके बाद आते हैं पिट्स वर्सेस हंट। ये केस लॉ है। अ राइडर हु वाज 18 years old encouraged his 16-year-old friend to drive recklessly under the influence of alcohol. The motorcycle they were on crashed and the driver died instantly. The Palian rider suffered injuries and filed a suit seeking compensation from the deceased relatives. However, the plea was rejected as the plaintiff himself was found to be the wrongdoer in the case. The illustrations the defense of the plaintiff as the wrongdoer, which may be used to argue against a claim of compensation by a plaintiff who contributed to their own injuries though their own wrongful conduct. यहाँ पे भी यही बोला था कि जिस बंदे ने अपने फ्रेंड को एनकरेज किया, who was a minor technically, who was not able to get the license, who cannot get the license, plus उन लोगों ने अल्कोहल कंजप्शन करके रखा था, फिर वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, तो उस चीज़ के बाद आप नहीं बोल सकते हो कि उसकी रैश ड्राइविंग की वजह से मुझे चोट पहुंची है। अल्टीमेटली वो आपका ही करना धरना है, आपने ही वो पूरा का पूरा चीज़ करवाया था उससे। उसके बाद आते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट मीन्स दैट द हार्म और इंजरी सफर्ड वॉज नॉट प्रिवेंटेबल. The defendant can argue that the harm or the injury was due to the unforeseeable circumstances and therefore they should not be held liable for it. यहाँ पे ये बोला गया है कि कुछ ऐसी चीज़ है, जैसे कि समझ लेते हैं कि लैंडस्लाइडिंग हो जाना, वो हमें कभी पता नहीं होता है कि एक लैंडस्लाइड कब हो जाएगा, या फिर एक रोड में क्रैक कब आ जाएगा, या फिर कब वहाँ पे रोड के अंदर एक मैन होल क्रिएट हो जाएगा। ये चीज़ हम कभी भी फोर्सी या कभी भी हम फ्यूचर में ऐसा अजम्पशन नहीं लगा सकते कि ये कब होगा। इसके दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। द हार्म और द इंजरी सफर्ड वॉज नॉट फोर्सिएबल, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। द हार्म और द इंजरी सफर्ड वॉज ड्यू टू द अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस, ना तो हम वो सर्कमस्टांसेस को प्रिडिक्ट कर सकते थे। Illustration: a tree branch falls on a car causing significant damage. The car owner cannot claim damages from the owner of the tree as falling of the branch was due to unforeseeable circumstances and what not preventable. यहाँ पे भी यही बोला है दैट कोई भी सिनेरियो के अंदर ऐसा कुछ भी होता है, कहीं पे पेड़ गिर गया या कहीं पे खड्डा था जिससे गाड़ी नीचे उतर गई या कार को कुछ डैमेज हुआ, तो उस चीज़ की वजह से आपको किसी भी प्रकार का कॉम्पनसेशन नहीं मिल सकता है। In the case of Stanley versus Powell, both the defendant and the plaintiff were participating in a pheasant shooting event. While the defendant was aiming at the pheasant, the bullet ricocheted off an oak tree and hit the plaintiff, causing serious injuries. The incident was deemed to be an inevitable accident and the defendant was not held liable. यहाँ पे ये लोग एक शूटिंग इवेंट, जो एक शूटिंग कॉम्पिटिशन होती है जहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हवा में उछाला जाता है, फिर उसको शूट किया जाता है। एट दैट टाइम डिफेंडेंट पावल ने एम तो वो पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर किया था, बट फॉर सम वॉट रीज़न बुलेट जो थी वो एक ओक ट्री को लग के सीधा प्लेंटिफ के ऊपर आ गई, जिस वजह से प्लेंटिफ को काफ़ी अच्छा खासा डैमेज हुआ था। बट ये चीज़ हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाती कि अगर वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे शूट नहीं होती तो पीछे एक ओक ट्री था जिससे बुलेट रिफ्लेक्ट होकर किसी के ऊपर लग सकती है। ये चीज़ कोई सोच नहीं सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए कोर्ट ने ही बोला कि इट वॉज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट, तो उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिल सकता है। एक्ट ऑफ गॉड। द डिफेंस ऑफ एन एक्ट ऑफ गॉड मीन्स दैट द हार्म और द इंजरी सफर्ड वॉज ड्यू टू ऑफ नेचुरल इवेंट बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। यहाँ पे बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल वर्ड का यूज़ किया गया है, दैट कोई भी ऐसी चीज़ जो हम इंसानों के बाहर की है, जिससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसके ऊपर हम किसी भी प्रकार का प्रिकॉशंस नहीं ले सकते, तो वहाँ पे अगर किसी को इंजरी होती है तो उसके लिए कोई लायबल नहीं है। दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है इसके। द हार्म और इंजरी सफर वॉज ड्यू टू द नेचुरल इवेंट्स बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। द डिफेंडेंट कुड नॉट हैव प्रिवेंटेड द हार्म और द इंजरी। Illustration: a sudden flood damages a property and therefore the property owner cannot claim the damages from the government as the flood was caused by a natural event beyond human control. अगर ये पर्टिकुलर चीज़ को हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते कि लेट्स से देयर इज अ सिचुएशन ऑफ ड्रॉट इन द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, अभी जस्ट बिकॉज वहाँ पे नेचुरली बारिश नहीं हुई है तो हम गवर्नमेंट के सामने जाके ये क्लेम नहीं कर सकते कि
आपने हमें वाटर प्रोवाइड नहीं किया, जिस वजह से हम लोग फार्मिंग भी नहीं कर सकते और हम लोग खा भी नहीं सकते, हम लोग कुछ पी भी नहीं सकते। ये सेम चीज़ एक्ट ऑफ गॉड है कि बारिश होना या फिर कहीं पे वाइल्ड फायर हो जाना या कहीं पे अर्थक्वेक आना, ये सब चीज़ एज ए ह्यूमन बीइंग ना तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे केस लॉ है कल्लूलाल वर्सेस हेमचंद। द वॉल ऑफ अ बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अ रेनफॉल अबाउट 2.266 इंचेस विच वॉज कंसिडर्ड नॉर्मल। द कोलैप्स रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द रिस्पोंडेंट्स चिल्ड्रन। The court held that the defense of act of God cannot be applied by the appellants in this case as the amount of rainfall was not sufficient to invoke such defense. Thus, the appellants were held liable for this incident. यहाँ पे ऐसा बोला गया है that it is not necessary for each and every time कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ में हम एक्ट ऑफ गॉड लगा दें। ठीक है, अभी सपोजिवली कोई एक ब्रांच ऑफ ट्री समझ लेते हैं जहाँ पे आके एक पंछी बैठता है और वो पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ ट्री हमारे ऊपर गिरती है, तो इसको हम एक्ट ऑफ गॉड नहीं बोल सकते। सपोजिवली एक पर्टिकुलर जगह पे एक बिल्डिंग खड़ी की गई थी, लेट्स से इट वाज अ 10 स्टोरी बिल्डिंग कि जहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी रह रहे थे। फॉर समवॉट रीज़न एक काफ़ी हल्का सा एक अर्थक्वेक आया, एक ट्रेमर आया, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, लेकिन आजू बाजू की सब बिल्डिंग्स खड़ी हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्ट ऑफ गॉड है कि एक पर्टिकुलर ट्रेमर या एक हल्के लेवल के अर्थक्वेक की वजह से एक बिल्डिंग गिर गई। अगर गिरनी होती तो आजू बाजू की सारी बिल्डिंग्स गिर जाती। इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ पुअर कंस्ट्रक्शन कि जिसकी वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरी है। कल्लूलाल वर्सेस हेमचंद में भी सेम चीज़ हुआ था कि वो पर्टिकुलर जो वॉल थी वो पुअरली कंस्ट्रक्टेड थी, इसी वजह से वो नॉर्मल रेनफॉल की वजह से जगह से फिसली और गिर गई रिस्पोंडेंट के बच्चों के ऊपर। उसके बाद आते हैं प्राइवेट डिफेंस के ऊपर। The defense of private defense means that the defendant acted in self-defense or the defense of another person or property. The defendant can argue that their actions were necessary to protect themselves or others from the harm or the injury. The essential ingredients of this defenses are: the defendant must have acted in self-defense or defense of another person or property. The defendant's actions must have been necessary to prevent the harm or the injury. प्राइवेट डिफेंस का सिंपल मीनिंग ये है कि आप अपने बचाव के लिए या किसी और इंसान के बचाव के लिए या किसी अपनी प्रॉपर्टी के बचाव के लिए कुछ भी करते हैं, जस्ट सो दैट वहाँ पे किसी को हार्म ना हो या किसी को इंजरी ना हो या किसी को डैमेज ना हो, तो उस चीज़ को हम प्राइवेट डिफेंस के शेल्टर में ले सकते हैं और उस चीज़ को एज अ डिफेंस भी आर्ग्यू कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन: जैक सीज अ पर्सन असॉल्टिंग हिज फ्रेंड एंड ही इंटरवेन्स टू प्रोटेक्ट हिज फ्रेंड. Jack cannot be held liable for any harm or injury caused to the assailant as he acted in self-defense of his friend. नीचे एक केस लॉ दे रखा है बर्ड वर्सेस होलब्रॉक. It involved the plaintiff, a trespasser who was injured by spring guns installed by the defendant in his garden without any warning. The court ruled that the defendant was not justified in his actions and the plaintiff was entitled to compensation for their injuries. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि प्लेंटिफ एक ट्रेसपासर है जो कि ऑलरेडी एक इलीगल काम कर रहा है, बट वाइल एंटरिंग इनटू डिफेंडेंट्स गार्डन वहाँ पे स्प्रिंग लोडेड गन्स थी कि जैसे ही आप पर्टिकुलर एक वायर को या पर्टिकुलर जगह पे आप फुट स्टेप रखोगे तो वो गन्स फायर करना शुरू कर देगी। यहाँ पे दिक्कत ये थी कि डिफेंडेंट ने वहाँ पे कहीं पे बोर्ड नहीं लगाया था कि ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड एंड वी हैव सो एंड सो अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम इफ समथिंग हैपन्स। यहाँ पे भी इन्होंने बोला कि आपने अपना प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर दिया है। अगर ये पर्टिकुलर चीज़ को हम एक अलग एग्जांपल से समझते हैं, सपोजिवली कि एक बंदा है जो रास्ते से जा रहा है, सामने से उसको एक आर्म्ड रॉबर मिलता है जो उसके पास से वॉलेट मांग रहा है, उसका फ़ोन मांग रहा है, उसके पास से उसकी कार की कीज़ मांग रहा है। ठीक है, अभी जिस बंदे से ये सब चीज़ें मांगी जा रही हैं उसके पास भी एक लाइसेंस्ड गन है। अभी क्या होता है दैट जैसे ही वो बंदे ने अपनी लाइसेंस्ड वाली गन निकाली, जो सामने रॉबर था वो डर गया, उसने बोला कि मुझे छोड़ दो, मैं आपको आपका वॉलेट, फ़ोन और कार की कीज़ वापस दे रहा हूँ, मुझे कुछ मत करो। अभी इन दिस सेम सिनेरियो जिस बंदे के पास गन है वो अगर वो रॉबर को शूट करता है तो उसका ये प्राइवेट डिफेंस एक्सीड हो जाएगा, बिकॉज एज सुन एज ही पुल्ड आउट द गन, जो रॉबर था उसने क्या बोला कि नहीं, मुझे आपकी कोई चीज़ नहीं चाहिए, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। तो वहाँ पे उसका जो थ्रेट था इंजरी का या हार्म का या डैमेज का, आप कुछ भी समझ लो, वो वहाँ पे ख़त्म हो चुका था, तो उसको वापस से उसको शूट करने की ज़रूरत नहीं थी।
उसके बाद आ जाते हैं मिस्टेक के ऊपर. द डिफेंस ऑफ मिस्टेक मीन्स दैट द डिफेंडेंट मेड एन ऑनेस्ट मिस्टेक एंड डिड नॉट इंटेंड टू कॉज हार्म और इंजरी. द डिफेंडेंट कैन आर्ग्यू दैट दे डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन टू एक्ट डिफरेंटली. ये काफ़ी स्पॉइल्ड एंड मिसजज कंसेप्ट है फॉर द डिफेंस, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अपने गलत चीज़ों को भी सही प्रूव करवा देते हैं, जिसके हम आगे समझेंगे. इसके 3 इंग्रेडिएंट्स है. द फर्स्ट इज द डिफेंडेंट मेड एन ऑनेस्ट मिस्टेक. सेकेंडली द मिस्टेक वॉज मेड इन गुड फेथ, कि वो कोई गलत इंटेंशन से नहीं हुई थी. थर्डली द मिस्टेक वॉज नॉट इंटेंशनल. Illustration: John, a doctor, prescribes the wrong medicine to a patient due to a mix-up in the patient's medical history. The patient suffers an adverse reaction to the medicine. However, John cannot be held liable for the harm caused as he made an honest mistake. यहाँ पे जॉन एक डॉक्टर ने एक गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी बिकॉज जो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री थी वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं थी, या तो फिर वो मिक्सड अप थी, जिस वजह से पेशेंट को काफ़ी अलग प्रकार की बीमारी हो गई एंड उस वजह से उनको एक काफ़ी अलग रिएक्शन भी आ गया. तो इसके लिए जॉन लायबल नहीं है. यहाँ पे ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी. यहाँ पे जॉन एज अ डॉक्टर अपनी खुद की एक ड्यूटी प्रोवाइड कर रहा था कि वो अपने पेशेंट को ट्रीट कर सके. इन दिस सिनेरियो अगर कुछ गलती हो जाती है उससे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको हर बार पनिश किया जाएगा. बट अगर किसी बंदे को वो चीज़ हो सकती है, ऐसा नॉलेज है, अगर वो तब ऐसा करता है, तो उस चीज़ का डिफेंस उसको नहीं मिलेगा. इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं. दैट एक्स इज़ अ गन इंस्ट्रक्टर. एक्स जो बंदा है वो सभी को गन्स की ट्रेनिंग देता है कि गन्स को फायर कैसे करें, उसको आर्म कैसे करें, उसको डिसआर्म कैसे करें. वाइल फंक्शनिंग ऑल ऑफ दिस, जब वो सब बच्चों को पढ़ा रहा था, ठीक है, तब वहाँ पे उसने सबको क्लियरली समझाया था कि जब भी आप वो पर्टिकुलर मैगज़ीन गन के अंदर लोड करोगे, उसको पीछे से डीकॉक करोगे, तब जाके ही ट्रिगर पे उंगली दबाने से गन फायर करेगी. ये चीज़ सभी बच्चों को पता थी. अभी एट द सेम टाइम कोई बंदा ये पर्टिकुलर नॉलेज होने के बावजूद भी किसी गलत जगह पे फायर करता है, किसी को मार देता है इन द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग, तो उसको ये डिफेंस का मिस्टेक नहीं मिलेगा. बिकॉज जब वो ट्रेनिंग में था तब उसको समझाया गया था, उसको इंस्ट्रक्टर ने क्लियरली बोला था कि आप मैगज़ीन लोड करके गन को डीकॉक करोगे एंड फिर ट्रिगर प्रेस करोगे तो गन विल फायर. आप जिस डायरेक्शन में उसको पॉइंट करोगे वहाँ पे गोली जाएगी. तो इसका मतलब ये नहीं कि बिकॉज आप ट्रेनिंग ले रहे थे इसलिए आपको डिफेंस ऑफ मिस्टेक मिल जाएगा. नहीं, आपको नहीं मिलेगा. नीचे केस लॉ देकर रखा है, मॉरिसन वर्सेस रिटिची एंड कंपनी. द डिफेंडेंट मिस्टेकली पब्लिश्ड द स्टेटमेंट दैट द प्लेंटिफ हैड गिवन बर्थ टू 2 twins in good faith, when in reality the plaintiff had only been married for 2 months. The defendant was held liable for the tort of defamation, and the fact that they acted in good faith was considered irrelevant in this case. यहाँ पे भी इन्होंने यही बोला था कि जस्ट बिकॉज आप कुछ भी गलती कर दो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिफेंस ऑफ मिस्टेक मिल जाएगा. अगर आपको नोइंगली पता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहे हो, या तो फिर आपने वो चीज़ पर्टिकुलरली या थॉरली चेक्ड नहीं की है, तो आपको ये डिफेंस ऑफ मिस्टेक नहीं मिलेगा. ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं नेसेसिटी के ऊपर. द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी मीन्स दैट डिफेंडेंट्स एक्शन वर नेसेसरी टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म और इंजरी. कि यहाँ पर डिफेंडेंट ने जो भी किया है वो काफ़ी नेसेसरी था, जस्ट सो दैट कोई हार्म या कोई फर्दर इंजरी ना हो. द डिफेंडेंट कैन आर्ग्यू दैट देयर एक्शंस वर नेसेसरी अंडर द सर्कमस्टांसेस टू प्रिवेंट हार्म और इंजरी टू देमसेल्व्स और अदर्स. खुद के लिए या किसी और के बचाव के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी था. द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस डिफेंसेस आर द डिफेंडेंट्स एक्शन वर नेसेसरी टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म और इंजरी. वंस अगेन ये यहीं पे रिपीट हुआ है. सेकेंडली द डिफेंडेंट्स एक्शन वर नॉट डिसअप्रोप्रिएट टू द हार्म और इंजरी प्रिवेंटेड. कि उसका जो कुछ भी उसने किया है टू प्रिवेंट सर्टेन थिंग्स, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए. उसके बाद आते हैं इलस्ट्रेशन के ऊपर. अ फायर फाइटर ब्रेक्स इनटू द हाउस टू पुट out a fire causing damage to the property. However, the firefighter cannot be held liable for the damages caused as there were actions necessary to prevent the harm to the human life. यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे भी कोई केस ऑफ फायर है, पर्टिकुलर एक फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा खुद का एक घर है, मेरे पास एक बहुत अच्छी खासी बड़ी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक़ है. अभी मेरे घर पे आग लगने के बाद अगर कोई फायर फाइटर मेरे घर पे आता है टू सेव मी,
ठीक है। तो उसने इन कोर्स ऑफ दैट उसने काफ़ी जगह पे पानी मार दिया, जिससे मेरी काफ़ी सारी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स ख़राब हो गई। अभी इस पर्टिकुलर चीज़ से मैं फायर फाइटर से, या अगर फायर फाइटर एक गवर्नमेंट के थ्रू भेजा गया था, तो मैं उसको ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई तुम मुझे कॉम्पनसेशन दो क्योंकि तुमने मेरी करोड़ों रुपए की पेंटिंग्स ख़राब कर दी। नीचे के केस में यही बोला है, कार्डल वर्सेस थॉमस, द डिफेंडेंट इन द केस एंटर्ड इनटू द प्लेंटिफ्स लैंड इन ऑर्डर टू एक्सटिंग्विश अ फायर इन गुड फेथ। आग रोकने के लिए वो एक गुड फेथ के अंदर एंटर हुए, ठीक है। While the fire extinguishing workers are already on the premises, however, despite of his good intentions, the defendant was found guilty of the offenses of trespass. यहाँ पे थॉमस जो थे, उन्होंने क्या किया कि कार्टर के घर पे लगी हुई आग को बुझाने के लिए वो अंदर तो घुसे, बट वहाँ पे ऑलरेडी फायर फाइटर्स अपना काम कर रहे थे। तो वहाँ पे टेक्निकली थॉमस को एंटर होने की कुछ भी ऐसी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने एंटर किया, तो उसको हम एक ट्रेसपास में ही कंसिडर करेंगे। आगे इंग्रेडिएंट्स में भी हमने समझा था कि वो पर्टिकुलर चीज़ अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, अगर वो चीज़ ज़्यादा या कम हुई तो उसे हम डिफेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं मानेंगे। उसके बाद आते हैं स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। द डिफेंस ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मीन्स दैट द डिफेंडेंट वाज एक्टिंग अंडर अथॉरिटी ऑफ स्टैट्यूट। द डिफेंडेंट कैन आर्ग्यू दैट देयर एक्शंस वर परमिटेड बाय लॉ एंड देयरफॉर दे शुड नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी हार्म और इंजरी कॉज्ड। There are two essential ingredients of it. The first would be the defendant was acting under the authority of statute. The defendant's action were permitted by the law. ठीक है, जिसमें एक illustration दिया है पुलिस ऑफिसर का। पुलिस ऑफिसर uses force to subdue a suspect while making an arrest. The police officer cannot be held liable for the harm or the injury caused by their actions which were authorized by the law. Hammersmith Rail Company versus Brand. The plaintiff's property value decreased due to the loud noises and vibration produced by the trains on the railway line constructed under a statutory provision. The court ruled that the defendant could not be held liable for the damages as the construction was authorized by statute, serving as a complete defense. स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलता है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स हो गए या तो फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए। Now, by this particular slide, our lecture is effectively over. I would like to thank all of you, and if you guys have any kind of questions regarding this particular video, then please visit our website judicialdream.com and please try and connect to our Telegram and Instagram channels. We will find a lot of updates regarding legal topics, as well as if you have any kind of doubt, you can just DM us or you can text us or you can put a comment on it and we will get back to you. Once again, I would like to thank you all. Thank you very much.